हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। इससे पहले की जो हमारी क्लासें हैं उसमें हमने लास्ट क्लास वर्ण विचार की लगाई थी, वो जो अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास संधि। तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है संधि हो। तो सबसे पहले अपन संधि को समझने से पहले इसका कुछ बेसिक समझेंगे कि संधि क्या है और संधि आई कहाँ से, ये वर्ड कैसे बना है, इसको समझेंगे। तो संधि का मतलब होता है सम्मेलन या समझौता या मेल, वर्णों का मेल, बहुत अलग अलग इसके नाम हैं। तो सबसे पहले ये जो संधि शब्द है ये कैसे बना है, इसके लिए हम लिखेंगे कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। संधि जो ये वर्ड है इसमें सबसे पहले सम उपसर्ग आएगा, धा धातु आएगी और की प्रत्यय आएगा, तो ये जाकर के संधि जो शब्द है वो बनेगा। अब ये जो संधि शब्द है इसको देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, लेकिन जो कहीं पर भी जहां की प्रत्यय आता है वो सारे के सारे वर्ड क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग में हो जाते हैं। तो संधि में भी की प्रत्यय लगने से यह पुल्लिंग शब्द कहलाता है। ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग नहीं होकर के पुल्लिंग होता है, कारण की प्रत्यय होना। तो इस तरह से ये संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। और अब जैसे संधि की परिभाषा क्या है इसको अपन समझेंगे। आप हेडिंग डाल दीजिए परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सभी का सार एक ही है कि दो वर्णों का मेल। तो सबसे पहले हम समझेंगे पाणिनि के अकॉर्डिंग संधि। परः सन्निकर्षः संहिता। पाणिनि ने अपनी परिभाषा में कहा है कि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात परस्पर सन्निकर्ष होने को, सन्निकर्ष का मतलब इकट्ठा होना, मिलना, तो परस्पर सन्निकर्ष होना ही संहिता है। संहिता का अर्थ है संधि। इसी प्रकार कात्यायन ने अपनी परिभाषा में क्या बोला है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संधिः। कात्यायन ने बोला है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संधिः। तो वर्णों की अत्यंत समीपता या निकटता होना ही संधि है। इसका हिंदी अर्थ हम लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, लिखिए, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता
या निकटता ही संधि है। वर्णों की अत्यंत समीपता या निकटता ही संधि है। इसी प्रकार एक जो कॉमन परिभाषा है, वर्ण संधान संधि हो, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये परिभाषा मोस्ट ऑफ छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है कि वर्ण संधानः संधिः, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब अलग अलग पाणिनि ने, कात्यायन ने और अलग अलग विद्वानों ने अपनी भी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सभी का एक ही सार निकलता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पद भी नहीं होने चाहिए, दो शब्द भी नहीं होने चाहिए। अगर पद और शब्द की बात आ जाती है तो वहां पे वो समास में चला जाएगा। ये अपन जब समास समझेंगे उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब ये जो संधि की परिभाषा हम समझ चुके हैं, उसके अलावा कुछ संधि कार्य होते हैं, जो टाइप्स हैं उसको पढ़ने से पहले कुछ संधि कार्य किए गए हैं, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि संधि कार्य करने से हमें कौन सी संधि में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो संधि कार्य कौन कौन से हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए संधि कार्य। सबसे पहले है आदेश, आदेशः। नंबर 2 आगम। नंबर 3 लोपः। नंबर 4 वर्ण विकारः। नंबर 5 प्रकृति भाव। ये कुछ संधि कार्य हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि संधि कहाँ, कैसे, क्या नियम लगते हैं। अब इनको अपन एक एक को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले लिखें आदेश। आदेश, आदेश क्या होता है कि पूर्व स्थित वर्ण के स्थान पर किसी नवीन वर्ण का आ जाना आदेश कहलाता है। लिख दीजिए, पूर्व वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आना क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। आदेश कहलाता है। कोई पूर्व वर्ण है, उसके स्थान पर कोई नवीन वर्ण आ जाएगा, तो वो जो वर्ण आएगा उसको कहेंगे ये इसका आदेश हुआ है, इस वर्ण का आदेश हुआ है। तो जैसे हमारे पास इसके लिए, इसको समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेंगे। जैसे यदि धन अपि, जब इसकी संधि करेंगे तो यद्यपि। तो यहाँ पे जहां ई लगा हुआ था, ई के स्थान पर य का आदेश हुआ है। ई के स्थान पर य आदेश। अब यहाँ पे भी कुछ सूत्र लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं, वो अपन जब संधि के प्रकार पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। यानी छोटी ई के स्थान पर य आदेश हुआ, इको यण चाहिए, इसके लिए एक सूत्र लगता है। इक स्थान है यण से याद करके उस होता है,
तो वो जो य र ल व होते हैं उनकी जगह ई, उसकी जगह पे ये आ जाते हैं, आदेश हो जाते हैं। तो वो अपन जब इसके प्रकार पढ़ेंगे उस समय उसको अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट है आगम। अगर आप सभी ने ये लिख लिया हो तो अच्छी बात है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मुझे इसको नेक्स्ट पढ़ाने के लिए इसको इरेज करना है। हम पढ़ रहे थे संधि कार्य। संधि कार्य में हमने सबसे पहले आदेश को समझा कि पूर्व वर्ण के स्थान पर किसी नवीन वर्ण का आ जाना आदेश कहलाता है, और उसको अपन ने उदाहरण से समझा। यदि प्लस अपि ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। दूसरे नंबर पे आता है आगम। तीसरा है लोपः। चौथा है वर्ण विकारः। और पांचवा है प्रकृति भावः। आदेश को हमने अच्छे से भी समझा, अब अपन नेक्स्ट समझेंगे आगमः। आगमः दो वर्णों के मध्य किसी नवीन वर्ण का आना आगम कहलाता है। दो वर्णों के मध्य किसी नवीन वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। इसके लिए अपन एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे वृक्ष प्लस छाया, तो जब इसकी संधि करेंगे तो वृक्ष छाया। अब यहाँ पे इन दोनों के मध्य में किसका आगम हुआ? च का आगम हुआ। तो दो वर्णों के मध्य, ये दो वर्ण हैं, इनके मध्य में किसी नवीन वर्ण का यानी च का आगम हुआ, तो ये आगम कहलाएगा। इसी प्रकार लोपः को समझेंगे। लोपः, लोपः का मतलब होता है कि जो दिखाई न देना। इसके लिए एक सूत्र लगता है अदर्शनम लोपः, यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है वह लोपः कहलाएगा। इसमें आएगा पूर्व स्थित वर्ण के स्थान पर पूर्व स्थित वर्ण का किसी विशेष सूत्र के द्वारा लोप हो जाना लोप कहलाता है। पूर्व स्थित कोई वर्ण है और किसी विशेष सूत्र के द्वारा लोप हो जाना या हट जाना, या तो उसका लोप हो जाएगा या वो पूरी तरह से हट जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? लोपः कहलाएगा। अब जैसे अदर्शनम लोप, यानी वो वर्ण वहां पे होता है मौजूद लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको लोपः कहा जाएगा। पूरी तरह से वो खत्म नहीं हो जाता है। जैसे हम समझेंगे इसको,
उभाव प्लस अपी, उदाहरण तो उभावपी बनेगा। अब यहाँ पे देखिए उभाव अपी पढ़ रहे हैं तो भी या उभावपी पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पे साउंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी वो वर्ण यहाँ पे छिपा हुआ है, अदर्शित हो गया है, इसलिए उसको बोलते हैं अदर्शनम लोपः, अर्थात वो वर्ण किसी विशेष सूत्र के माध्यम से वहां से हट जाता है तो उसको लोप कहा जाता है। इसी प्रकार अगला है वर्ण विकार। वर्ण विकार का मतलब होता है कि पूरी तरह से उसका परिवर्तन हो जाना, यानी जो वर्ण वहां पर पूरी तरीके से बदल जाता है उसे वर्ण विकार कहते हैं। वर्ण का पूरी तरह से बदल जाना वर्ण विकार कहलाता है। इसको भी अपन उदाहरण से समझेंगे, जैसे वाक प्लस हरिह, तो जब इसका संधि करेंगे तो वाग हरिह, तो क के स्थान पर घ आदेश, कौन सा विकार हो गया, क पूरी तरह से बदल गया और घ बन गया। तो यहाँ पे भी कुछ रूल लगते हैं कि उसी वर्ग के तीसरे चौथे परिवर्तित होंगे, ना कि किसी और वर्ग के। तो इनके लिए भी कुछ नियम लगते हैं, जशत्व संधि लगती है, वो सब अपन संधि के टाइप्स में सीखेंगे। अभी अपने को बेसिक ये समझना है कि संधि कार्य में आदेशः, आगमः, लोपः, वर्ण विकारः और प्रकृति भाव क्या है। तो हमने अभी आदेश को अच्छे से समझ लिया, आगम को समझ लिया, लोपः को भी समझ लिया और वर्ण विकार को भी समझ लिया है। अब अपन नेक्स्ट समझेंगे प्रकृति भाव। इसके लिए एक सूत्र लगता है इरुदे द्विवचनम प्रग्रहम, यानी प्रकृति भाव का अन्य नाम क्या है, प्रग्रहम है। इसमें क्या होता है कि बड़ी, बड़ा ऊ और ए, अगर ये सारे के सारे द्विवचन में हैं और इसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी, अर्थात संधि होनी चाहिए लेकिन संधि होगी नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे अपन संधि स्थलों पर संधि नहीं, अर्थात ई, उ और ए यदि द्विवचन में है, बड़ी की मात्रा है और उनके साथ अगर कोई स्वर है तो संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी।